जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का मैथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी 17 नवंबर से ऐसा सुना जा रहा है कि पेपर होगा। जो भी हो लेकिन पेपर तो होगा ही। तो अपने तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। आज के हम लगभग 20 बेस्ट प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। अगर ऐसे प्रश्न आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आशा करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3/20 कामा 12/25 का कितना प्रतिशत है। यानी एक भिन्न से दूसरे भिन्न की तुलना कराकर पूछा है कि कह रहा है कि 3/20 जो है 12/25 का कितना प्रतिशत है। हम इस वीडियो में सिर्फ स्मार्ट अप्रोच से सीखेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका नहीं सीखेंगे, जिससे मेथड लॉन्ग हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आइए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। कह रहा है कि जो 3 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 3/20 जो है ये 12/25 का कितना प्रतिशत है। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, ये 3/20 ही पूछे तो 3/20 को आप रखे दीजिएगा, जिससे तुलना कराना हो। यानी 3/20 इसका कितना परसेंट, तो इसको उल्टा करके रख दीजिएगा गुणा में, यानी कि इसको पलट दीजिएगा तो 25 बटे हो जाएगा 12। लेकिन ये तो कटने के बाद आपसे प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। काट दीजिए, देखिए 20 से काट दीजिए, 20 पचे 100, 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125, 125 के 4 हिस्से करेंगे तो आंसर आएगा 4 3 12, 4 1 कम 4, यानी 31 पॉइंट से स्टार्ट होगा। 4 3 12, 4 1 कम 4, 2 बचा, फिर 2 20 हो गया, 4 6 24 या 4 7 ऐसे भी क्वेश्चन। तो ऑप्शन आप पूरा ना काटें, सबसे पहले देख लीजिए कि ऑप्शन क्या कोई 31 से स्टार्ट है। आइए चेक करते हैं। ऑप्शन से चेक करेंगे तो देखिए 31.25% दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसके बाद जैसे आप काटेगा तो दशमलव के बाद यही 25% आ जाएगा। लेकिन पेपर में याद रखिए, हम पूरा हल करके नहीं आने वाले, टिक लगाकर आने वाले हैं। तो जैसे आपको दिख जाए कि ऑप्शन ए में ही पकड़ने में देखकर पकड़ में आ जाए कि नहीं यही ऑप्शन हो सकता है, तो आप उतना ही करें, टिक लगाएं, आगे बढ़े। जैसे हमने किया, देखिए 4 से भाग दिया 31, तो हमने पहले ये चेक किया कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 4 ऑप्शन में जो 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए ही एकमात्र है जो 31 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी अगला प्रश्न, इसको मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 75 सेमी 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। ऐसे भी खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेंटीमीटर वाला या मीटर में, या कहेगा बताइए कि 4 मिनट है 1 घंटे का कितना परसेंट, 24 दिन का। इस पैटर्न वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इसको कैसे करते हैं, 75 सेमी 3 मीटर का कितना प्रतिशत। तो आप सबसे पहले देखिए 75 सेमी है, इसी को प्रतिशत में चेंज कराना है, लेकिन कितने से, 3 मीटर से। तो ध्यान से देखिए, ये 75 जो है सेमी है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो ये 3 मीटर है। जैसे इसमें 100 से आप गुणा कर दीजिएगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि सेंटीमीटर में, मीटर जैसे आप 100 से गुणा कर देते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए 75 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर, 3 का 100 में गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। यदि यानी कि तुलना हमेशा एक डाटा से, यानी कि सेम, मतलब सेम अनुपात से करना चाहिए। मतलब ऐसे समझिए कि अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, यानी सेम राशि के साथ तुलना की जानी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर बना लीजिए, या ऊपर को मीटर बना लीजिए, यानी कि दोनों एक रेशियो में, या तो मीटर में दोनों हो या तो दोनों सेंटीमीटर में हो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये सेंटीमीटर था, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर है 3 मीटर का 25% है। आंसर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए ने एक वस्तु को 384 रुपए में खरीदा और 576 रुपए में बेच दी। बी ने दूसरी वस्तु 1254 रुपए में खरीदी और 1672 रुपए में बेची। ए का लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात क्या होगा। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है लेकिन बना पाइएगा, बिल्कुल आसान है।
पहले आप यहाँ पे देखिए, ए ने एक वस्तु को कितना में खरीदता है, 384 रुपए में खरीदता है और इसको 576 रुपए में बेच देता है। तो इसको इसका ए का प्रॉफिट निकाल लीजिए कि कितना का प्रॉफिट हुआ। तो कहेंगे 384 इसमें से घटा लीजिए, तो 384 जैसे आप घटाइएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 17 यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 192 रुपया का फायदा हुआ। लेकिन अंतिम में तुलना प्रतिशत लाभ का है, तो ए का प्रतिशत भी लाभ ए निकाल लीजिए कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। तो इतना का प्रॉफिट हुआ प्रतिशत के लिए 100, लाभ हानि हमेशा सीपी पर होता है। ये वाला आपका सीपी है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ये आपका एसपी है विक्रय मूल्य। तो कोई चीज 384 में खरीद कर 576 में बेच देता है, 192 रुपए फायदा कितने पर, 384 पे। 384 लिखिए, ध्यान से देखिए, 2 दूना के 4, 9 दूना 18, 1 दूना के 2, 1 3, यानी इसका ये डबल है और 2 से इसको काट दीजिएगा, यानी कि उसको 50% का फायदा हो गया। किसको, ए को 50% का प्रॉफिट हो गया। अब बी का देख लेते हैं। अब बी क्या करता है, बी वही काम करता है कि कोई वस्तु 1254 रुपए में खरीदता है, 1254 रुपए में खरीदता है, इसको 1672 रुपए में बेच देता है। इन दोनों का प्रतिशत आप निकाल लीजिएगा। अब प्रतिशत का ही अनुपात पूछा है, बिल्कुल बना लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 1254 का खरीद कर 1672 में बेच रहे हैं, ये आपका सीपी है, ये आपका विक्रय मूल्य, यानी आपका क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा ली, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 1672 में से 1254 कम कर लीजिए, जैसे 1254 आप कम करिएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, इधर दिए 6 में से 5 1 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 418 रुपए का प्रॉफिट होगा। 418, इसको प्रतिशत के लिए 100, कितने पर लाभ हानि हमेशा सीपी पर होता है, अर्थात क्रय मूल्य 1254 है, लिख लीजिए 1254 रुपया। देखिए 8 का हिसाब पड़ा पड़े जिसके अंतिम में 4 है, तो 8 तरीके 24, कहीं ना कहीं इसका ये 3 गुना है, तो इससे काट दीजिएगा 3 बार में और 3 का 100 में भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। अब क्वेश्चन में ये सवाल उठता है कि हमसे ए और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात पूछा है, तो बना लीजिए ए और बी के अनुपात बना। तो ए और बी का अनुपात कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिए, ये 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/2 और 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/3, यानी कि सही बटा में लिखेंगे 50% को तो 1/2 और 33 सही 1/3 को सही बटा में लिखेंगे तो 1/3। तब ए का मान है 1/2 तो 1/2 लिख लीजिए, अब बी का मान 1/3 है तो 1/3 लिख लीजिए। बाकी ए बी का, इसको आप ध्यान से देखिए, जब ये डाटा सेम होता है ऊपर एक अगर है तो इधर तिरछा गुणा होता है, तो 3 एकम 3 2 एकम 2, यानी कि नया अनुपात जो आप बनाएंगे तो ए का हो जाएगा 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब बी का इधर गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी समझिए ऊपर एक रहता है तो तिर्यक गुणा होता है, या आप ऐसे नीचे का आप एलसीएम लेकर भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब भी एक ऊपर है तो आप आसान से कीजिए, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 और 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2। ए और बी का अनुपात पूछा था, अनुपात 3:2 है। ऑप्शन देखेंगे तो इसी अनुपात को भाग बोला जाता है, इसको ऐसे लिख दिया 3/2, तो आपका यही प्रश्न का उत्तर होगा 3/2। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ये बहुत जटिल है, जटिल कुछ नहीं है। आप सबसे पहले प्रतिशत लाभ निकालिएगा, दोनों का प्रतिशत लाभ निकाल के दोनों की तुलना करवा देना है, 1/2 1/3। नीचे का आप चाहे तो ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, तो आप ऐसे भी या तो तिरछा गुणा करके ए बी का अनुपात, ए का अनुपात 3 बी का 2, अनुपात को ही भाग बोला जाता है, भाग को हम 3/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी अनुपात को इस तरह फार्म में दिया यानी इस रूप में दिया है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि 850 रुपए में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, उस शर्ट को 1530 रुपए में बेचने पर उसे x% का लाभ होगा, तो x का मान क्या है। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको लगाने के कई मेथड है, लेकिन वो मेथड बताऊंगा जिससे ये एक लाइन में ही क्वेश्चन बन जाए। आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि 10% की हानि। कोई वस्तु 100% में होता है, अगर 10% की हानि हो गई यानी कि उस वस्तु को 90% पर बेचा होगा। ध्यान से मेरी बात को देखिए, 90% का लाभ या हानि पर जब बेचा तो कितना का बेचा है, तो क्वेश्चन में लिखा है 850 रुपए। ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन करे 850 रुपए में एक शर्ट को बेचने पर उस व्यापारी को 10% की हानि होती है, यानी कि थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट मैंने लिख दिया
कि 850 रुपये का बेच रहा है तो 10% क्या, यानी 90% के लाभ पर बेचा, 90% पर बेचा होगा, 10% का नुकसान। अब कितना पर बेचने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है 1530, यहाँ पे लिख दीजिए 1530, यह भी प्रतिशत में आएगा, तो यहाँ पे 90 को ऐसे ही रहने दीजिए। ध्यान से देखिए, हमने उल्टा रख दिया। मान लेते हैं कि वस्तु जितना, इसका मान अगर 100% से ज्यादा आएगा, 100% से ज्यादा आएगा तो लाभ होगा, और इसको काटने के बाद मान 100% से कम आता है तो हानि होता है। आप तुलना करेंगे कि 100 से कितना अधिक है तो उतना का लाभ, और 100 से जितना कम है उतना का नुकसान हो जाता है। बस इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा। 850 रुपए में बेच रहा है तो 10% का नुकसान, यानी 90% पे बेचा तो उसे 1530 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट या लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया था। काट दीजिए, देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट कर दीजिए, 17 से काटिए, 17 पचे 85, 17 से काटेंगे 17 9 153, 5 से इसको काट देंगे 18 बार में, 18 9 162, 162, ये मान जो आएगा ना ये परसेंटेज में आएगा, हमेशा याद रखिए, ये जो मान आएगा 162 प्रतिशत में आएगा। अब बताइए, पहले 100% था, अब हो गया 162%, तो इस 100 से कितना अधिक है, तो कहेंगे सर 62%, तो 62% का उस वस्तु को लाभ होगा। अगर 1530 रुपये के बेचता है उस वस्तु को तो उसे 62% का प्रॉफिट होगा। तो आशा करते हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 62% का प्रॉफिट हुआ। तो आशा करते हैं अभी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन करें, एक पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपये है, ऑफ सीजन के कारण, कोई ऑफ सीजन के कारण 15% की छूट दी जाती है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछा है, अर्थात सेलिंग प्राइस। जब भी आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य जब भी आपसे पूछेगा, विक्रय मूल्य ध्यान से देखिए, आप ही से कह रहे हैं, विक्रय मूल्य जब भी आपसे पूछेगा तो 100 हमेशा नीचे रहता है। 100 कितना, तो पहले देखिए वस्तु का कितना अंकित मूल्य, 620 रुपये। विक्रय मूल्य में ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य में 100 हमेशा नीचे रहता है, और जितना प्रॉफिट लॉस रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15% की छूट देती है, विक्रय मूल्य में 100 नीचे, जितना लाभ हानि छूट रहता है सब ऊपर लिख दीजिए एमआरपी में। तो छूट दे रहा है 15%, तो 15% की छूट दिया तो छूट को 100 में से घटाएगा, पहले वस्तु 100% का रहा होगा, 15% छूट दिया तो बचा कितना, 85, 85 रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे 31 बार में। अब गुणा कर लीजिए, अब गुणा करेंगे तो देखिए 17 एकम 17, हासिल 1, 17 से 51 1 52, यानी कि 527 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। विक्रय मूल्य में 100 हमेशा नीचे, यही क्रय मूल्य पूछता है, यानी सीपी, तो 100 हमेशा ऊपर रहता, लाभ हानि को हम नीचे रखते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में 96 रुपये अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ऐसा भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। एक निश्चित कोई राशि है, उसको पहले 3 वर्षों के लिए 8% की रेट से निवेश किया जाता है। रेट का मतलब दर, कोई राशि है उसको 3 वर्षों के लिए 8% की दर से निवेश किया जाता है, तो 8 तरीके 24% कोई व्यक्ति उस पर रेट दर यानी कि ब्याज कमाता है। फिर उसी राशि को 2 वर्षों के लिए 9% के दर पर निवेश किया जाता है, तो 9 गुना के 18% का रेट कमाया। अब ध्यान दें, कोई राशि होगा यानी मूलधन, उसको 3 वर्षों के लिए 8% के रेट से कहीं निवेश किया तो उसमें 24% यानी कि ब्याज कमाया। वही यानी उसी रुपया को 2 वर्षों के लिए 9% के रेट से जब इन्वेस्ट करता है तो 18% का ब्याज कमाता है। तो दोनों का तुलना करेंगे तो कितना प्रतिशत कम या अधिक रेट कमाया, तो कहेंगे सर 24 में से 18 कमाएंगे, 6% अधिक या कम है। यही 6% कम या अधिक उस क्वेश्चन में पैसा के रूप में देगा कि कितना कम या अधिक पैसा कमाया। तो देखिए क्वेश्चन दिया है 96 रुपये कम या अधिक, हमारे हिसाब से 6% अधिक ब्याज कमाया, यही ब्याज का और इक्वल में पैसा के रूप में दिया। तो पैसा कितना दिया है, 96 रुपये। तो अब 96 रख लीजिए, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा, तिरछा गुणा करेंगे तो 100 इधर चला जाएगा, तो डायरेक्ट परसेंटेज हटा इधर 100। आप काट सकते हैं चाहे तो देखिए
3 से काटे 3 दूना के 6, 3 से काटे 3 3 के 9, 3 दूना के 6 और 2 से इसको काट देंगे 16 और 100 का गुणा करेंगे तो 1600। इससे डायरेक्ट आपका मूलधन निकल के चला आएगा कि मूलधन कितना था, तो मूलधन था 1600 रुपये। आइए चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 1600। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझ लीजिए। जब इस तरह के प्रश्न तुलना वाला करके 2 को देगा तो आप ऐसे ही तुलना कर लीजिएगा, इनके ब्याजों का अंतर करके इक्वल में कितना कम या अधिक है उसको रखिएगा, काट पीट करके आपका डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगा। 2 वर्षों के बाद जब भी मिलेगा तो मिश्र धन मिलेगा। इसको चाहे तो आप सीरीज से भी लगा सकते हैं, सीरीज से लगाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि उस पर आप डीएस भी लगा सकते हैं यानी डिजिटल सम। आइए सबसे पहले हम इधर मूलधन रखते हैं। मूलधन कितना है, 18,000। ध्यान से देखिए, जब भी 15% की दर से ब्याज का तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब 15% ब्याज है तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 115 बटे का 100। आपको ही देखना है कि क्वेश्चन में कितना साल के लिए, तो क्वेश्चन में 2 साल के लिए है तो इस प्रक्रिया को 2 बार लिखेंगे, यानी कि फिर लिखेंगे 115 बटे का 100। तब बराबर में इधर आपका मिश्र धन निकल के चलाएगा। ध्यान समझिए, मूलधन 18,000 रुपये, 15% का ब्याज लग रहा है, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 1 साल में 15%, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब 15% और ही ब्याज लगेगा तो हो जाएगा 115। समय 2 साल दिया तो इसको 2 बार लिखे बटे का 100। आइए ऑप्शन भी देख लेते हैं, कई वो ऑप्शन हम इसको आपको बताएंगे कैसे ऑप्शन से हम लोग इसको निगलेक्ट करके आंसर देंगे। जैसे ऑप्शन में दिए, पहला ऑप्शन दिया है 24,805, ऑप्शन बी दिया है 23,805, फिर ऑप्शन दिया है 25,805, ऑप्शन डी दिया है 228,05। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा जटिल हो जाएगा, तो आपको स्मार्ट तरीका बताते हैं कैसे आंसर लाना है। अब ध्यान देखिए, सबसे पहले डीएस लगाइए, इसका अंकों का योग जोड़िए 8 1 9, यानी अंकों डीएस का मतलब डिजिटल सम लगाने वाले हैं, तो इसको जोड़िए 8 1 9, इसके अंकों का योग जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा और 9 का किसी भी अंक के साथ गुणा करेंगे तो उनके अंकों का योग जो है, अंकों का जो योग होगा वो 9 ही होगा, यानी अंकों का योग जो आएगा 9 आएगा। तो अब नीचे डिजिटल सम एक एक का किसी में भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिजिटल सम देखिए, इसका जोड़ेंगे तो पूरा एक, इसका भी एक का एक में भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंकों का योग जोड़े तो 9 और 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो अंकों का योग 9 बनाता है, यानी इसका जो आंसर आएगा मिश्र धन, उसके भी अंकों का योग 9 आना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही चेक कर लेते हैं किसका 9 बन रहा है। देखिए इसको चेक कर लेते हैं, तो 5 4 9 कैंसिल कर दीजिए, 8 2 10, यानी 1 बना, इसका आंसर नहीं। अगर 5 जिसको जोड़ने पर 9 आ जा रहा है तो उसको काट दीजिए, जोड़ सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं, यानी टोटल अंकों का योग 9 ही आना चाहिए। इसको जोड़ते हैं, देखिए 5 5 10 8 18 2 20, यह भी आंसर नहीं आ सकता। इसको जोड़ते देखिए 5 3 8, सॉरी 5 2 10 10 8 18 3, यह भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 5 4 9, फिर से देखिए कहीं गलत कर रहे हैं, 5 5 10 2 12 8 20 हो गया, इसके अंकों का योग 20 आ जा रहा है। यहाँ पे जोड़ेंगे देखिए 5 4 9 8 2 10, यह भी आंसर नहीं आएगा। 5 3 8 2 10 8 18, ध्यान से देखिए यही ऑप्शन आएगा क्योंकि 23,805 है, इसी के अंकों का योग 18 आ रहा है। ध्यान से देखिए 5 8 13 13 3 जोड़ेंगे तो 16 16 2 जोड़ेंगे तो 18 18 के अंकों का योग जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इनको जोड़िए, देखिए 5 4 9 कैंसल, 8 हो गया तो 8 तो आएगा नहीं, यानी सभी का अंकों का योग 8 आ रहा है। एक मात्र यही ऑप्शन है 23,808 जिसके अंकों का योग 9 आ रहा है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन तो 23,805 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं डिजिटल सम आपको थोड़ा से, यानी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम डीएस लगाते हैं, यानी डिजिटल सम, उसके यानी 9 के अंकों का योग गुणा करेंगे तो अंकों का योग 9 बना रहेगा। 9 सिर्फ देखेंगे तो बी में ही दिखा रहा है, तो बी वाला आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 5 से काटेगा 23 बार में, 5 से काटेगा 2 बार में,
2 से इसको काटिएगा 9 बार में, 115 का 23 में गुणा करके 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 23,805। जो भी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर संभवतः प्रयास किया जाता है कि कैलकुलेशन कम हो और आपका आंसर आ जाए। तो आप ऐसे सीरीज वाले प्रश्न में डीएस अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। कह रहा है कि जी फॉर गर्ल है, बी फॉर बॉय, जिसमें लड़कियों की संख्या 1 है और लड़कों की संख्या 5 है। लड़कियों की संख्या कह रहा है 247 है, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या यानी रेशियो में अनुपात 1:5 है, और रियल में कह रहा है लड़कियां हैं 247। तो कह रहा है कि तो बताइए लड़के कितने हैं। तो आप ध्यान देखिए, एक का ही कितना गुना है, तो कहेंगे सर 247 गुना है, तो इधर भी 247 गुना कर दीजिए। तो 5 का जैसे 247 गुना करेंगे तो गुणा हो जाता है। 5 सते 35 को 5 हासिल 3, 5 चौके 20, 3 23, 5 गुना के 10 दोबारा यानी 1235 लड़के होंगे। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुपात समानुपात का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में घूमते रहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन कर रहा है कि राम और राज के आयु का अनुपात 4:5 है। आर से राम लिख देते हैं, यहाँ से राज लिख देते हैं, हिंदी में आपको समझ में आएगा। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। अनुपात में उनके आयु का योग 126 वर्ष है, तो उनके आयु का बीच अंतर कह रहा है कि इनके आयु का योग 26 वर्ष है, सॉरी 126 वर्ष है, तो इनकी आयु का अंतर पूछा है। अब देखिए कैसे लगाएगा। उनके आयु का योग कितना दिया, तो कहेंगे योग दिया 126, आप जोड़िए 5 और 9, हमारे हिसाब से दोनों का योग जोड़े तो 5 4 9 वर्ष हो रहा है। इनके जितने का पूछेगा गुणा में करके रखेगा। इनके बीच अंतर पूछे तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 से आप गुणा कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि राम और राज के आयु का 126 है, हमारे हिसाब से जोड़े तो 9। इनके बीच अंतर पूछा तो पहले अंतर कर दिए, 1 से गुणा कर दीजिए ताकि उतने का मान आ जाएगा अंतर से। 9 से काट दीजिएगा 14 बार में, 14 का 1 में गुणा करेंगे तो 14 ही आ जाएगा। यानी राम और राज के बीच आयु के बीच का जो अंतर है वो 14 वर्ष है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हरि और कमल एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। जी फॉर गिरी लिख देते हैं और के से कमल लिख देते हैं। गिरी और कमल दो लोग हैं, इन्होंने पूंजी 5:7 के अनुपात में निवेश किया और कह रहा है कि पूंजी निवेश की यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपए की धनराशि निवेश की गई, तो बताइए ये गिरी जो है कितने रुपए निवेश किए थे, ये आपसे पूछा गया। तो पहले दोनों का मिलाकर देखिए क्वेश्चन में कितना रुपए निवेश किया गया है। तो क्वेश्चन दिया 1728 रुपए। हमारे हिसाब से अनुपात को जुड़ेगा 7 5 12 रुपए, यानी अनुपात में 12 का मान 1728 है कि हमारे हिसाब से 12 रुपए निवेश किया गया, कह रहा है 1728। अब किसका पूछा है तो कह रहा है गिरी का पूछा है, तो गिरी का अनुपात 5 है, तो आप यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से इसको काटेंगे तो देखिए, सॉरी 12 से इसको काटेंगे तो 12 कम 12 5 52 हो गया, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 144 का 5 में गुणा करेंगे तो 720 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 पचे 720 होता है। शायद हमको याद था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, या तो गुणा कर सकते हैं 144 पचे 720, यानी कि जो गिरी थे वो 720 रुपए लगाए थे धंधे में। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्युमिनियम को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलो मैग्नीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा किलोग्राम में क्या है, बना सकते हैं। पहले यम से मैग्नीशियम लिख देते हैं, ए फॉर एल्युमिनियम लिख देते हैं। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का अनुपात 2:3 है, लिख लीजिए। और कह रहा है कि 24 किलो मैग्नीज, इसी मैग्नीज का अनुपात दे दिया 24। देखिए अनुपात में मैग्नीशियम 2 है, इसका रियल वैल्यू 24 दे दिया है। तो कह रहा है कि एल्युमिनियम कितना, तो इसका क गुना है, तो कहेंगे सर 12 गुना है, तो इधर भी 12 गुना ही होगा, तो 12 तिहाई 36,
कितना एल्युमिनियम चाहिए, 36 किग्रा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अनुपात वाले क्वेश्चन भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित पेचों की औसत संख्या क्या है। आपसे औसत पूछा है। औसत होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहा होगा, 200, 300, 250, 250, 250, 250 सभी को आप ऐड करेंगे तो 1013 1600 ये सॉरी 1013 दो 1500। ध्यान से देखिए, जो डाटा दिया गया है आपसे औसत पूछा है, औसत। तो औसत में आप निकालेंगे, औसत होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। जो डाटा दिया है 200, 300, 250, 250, 250 उन सभी को ऐड कीजिएगा तो आएगा 150। और 6 महीनों का तो जितना महीना के लिए उतने से भाग कर दीजिए। 6 महीने का तो 6 से भाग कर दे, 6 से इसको काट देंगे तो 250 बार आएगा। यही इसका औसत हो जाएगा। औसत ही पूछा था तो 250 ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब भी आपसे प्रश्न में औसत पूछेगा तो औसत होता है संख्याओं का योग बटे कितने संख्या को जोड़े उतने से भाग कर दीजिए। हमने 6 महीने के जो पेचों की संख्या उनको जोड़ा तो 1500, 6 महीने थे भाग दिए तो 250 आंसर आ गया। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं जस्ट अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि पंकज और कमल किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब भी दो व्यक्ति मिलकर काम करें या एगो काम करे या एगो छोड़ दे तो आप ज्यादातर A इंटू बी वाले फार्मूला से लगा सकते हैं, अर्थात ए बी वाले रूल से लगा सकते हैं। तो जब भी दो लोग व्यक्ति हैं तो आप ऐसे लगाइएगा, एक होता है ए इंटू बी। और जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो इसी को आपको जोड़ देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ताकि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन दिया पंकज और कमल किसी कार्य को 12 और 16 दिन में, तो एगो 12 दिन में करता है, एगो 16 दिन में करता है। इन दोनों को जुड़ेगा तो आएगा 28 दिन। काटता है तो काट दीजिए, देखिए 4 से काटे, 4 3 12, 4 7 28, अब कटेगा नहीं। 16 का 3 में गुणा करेंगे तो 16 3 48 को 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, 6 बचा और 7 से आपने भाग दिया था तो 6 सही 6 बटे 7 दिन में काम समाप्त होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब भी दो व्यक्तियों में कहे कि दो एगो इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में, दोनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे, तो ज्यादातर प्रयास कीजिए कि ए इंटू बी सही लगाइए कि एक लाइन में क्वेश्चन बन जाए। नहीं तो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दो व्यक्ति जब मिलकर काम करें तो ये वाला तरीका बेस्ट तरीका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय बताइए। समय पूछा है, बता सकते हैं। सेम प्रोसेस, जिस तरह व्यक्ति दो काम करे थे उसी तरह ये टंकी काम करे, तो ये अभी काम समय और पाइप टंकी सेम कंसेप्ट के प्रश्न होते हैं तो बन जाते हैं। तो एक दिया है कि 25 घंटे में भर रहा है, दूसरा का रहा है 35 घंटे में। यही फार्मूला रहेगा ए इंटू बी, और दोनों को जोड़ देना है। इसी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 60। काट दीजिए, 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काट दीजिए 12 बार में। अब ये कटेगा नहीं तो 35 का 5 में गुणा करेंगे तो 175 175 नीचे बटा 12। आप देख लीजिए, आप आंसर देखिएगा तो पूरा भाग नहीं दिया, इसी तरह रख दिया 175 बटे 12। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में 175 बटे 12 दिया है। तो आशा करते हैं ये काम समय वाले कंसेप्ट या पाइप टंकी वाला आपको, दो लोग जब मिलकर काम करते हैं तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 24 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन वाला कंसेप्ट कई एग्जाम में पूछा जाता है, इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए मैं बता दे रहा हूँ। कुल दूरी बराबर होता है 4 गुणे 5/18 इंटू समय। इस फार्मूला से लगाइए, ज्यादातर प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई, दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई से,
ट्रेन की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई या पुल की लंबाई, जितनी लंबाई देगा आप दूरी की जगह पर रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, यल मान लीजिए। चाल देखिए देखिए दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5/18 लिख लीजिएगा। समय कितना है, तो क्वेश्चन में दिया होगा 24 सेकंड। 24 सेकंड में पार करती है। इसी को काट देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगा। काट दीजिए, देखिए 6 से काटिए 6 18, 6 से काटेंगे 4 बार में, 3 से इसको काटेंगे 15 बार में, 15 से काटे देखिए 15 चौके 60 और 6 पचे 30, यानी 300 आ जाएगा। तो रेलवे की जो लंबाई होगी वो 300 मीटर। ये लंबाई हमेशा मीटर में आती है, तो ये मीटर में ही 300 मीटर आएगा। हम यहाँ पे 15 का 4 में गुणा कर दिए, 15 चौका 60, यानी कि 6 आ गया। और 6 का 30 में गुणा के 6 पचे 30, और जब गुणा किए 60 में तो एक जरूर वहां के बचा था, यानी 300 मीटर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, बस 5/18 और दूरी आपको एक्स्ट्रा नजर आती होगी, बाकी सेम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी को लिया गया समय। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए धारा की चाल दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो नाव की चाल है वो नाव की चाल भी आपसे क्वेश्चन दे दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको धारा के साथ चलने की बात कर, अर्थात अनुकूल चलना है। तो धारा के साथ जब भी जाएंगे तो आपकी चाल है 6 और धारा की चाल है 3, तो दोनों जुड़ के 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे, यानी 1 घंटा में 9 किलोमीटर चलने लगेंगे। आपको जाना है 37 किलोमीटर, ये दूरी है, ये चाल हो गया। जब धारा के साथ जाएंगे तो दोनों का जोड़ लेगा, तो 36 9 भाग देंगे तो 9 चौके 36, एक शेष बचेगा, 9 से भाग देंगे, इतने घंटे लगेंगे। देख सकते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही 4 से 1/9 घंटे दिया है। अनुकूल में दोनों जोड़कर कितना दूरी है भाग कर दिए तो आपका समय आ गया। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक गिनती करते समय दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आएगा। ये मौखिक क्वेश्चन है, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अगर 1 से लेके अगर 100 तक आप गिनती लिखते हैं तो दहाई के स्थान पे 2 हो या 3 हो या 4 हो, ये हमेशा 10 बार आएंगे। कितने बार, 10 बार, ये 10 बार आएंगे। लेकिन यही पूछता कि 2 कितने बार आएंगे, यानी कि दहाई के स्थान पे 10 बार 2 आएगा। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता कि 2 कितनी बार आएगा, 1 से 100 ले तो 20 बार आएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 100 तक आप जब गिनती लिखेगा तो 2 दहाई के स्थान पे कितना बार आएगा, तो 10 बार आएगा। जैसे आप 21 लिखते हैं, 22 लिखते हैं, 23, तो इसको इकाई बोलते हैं, इसको दाएं। तो दाएं पे देखिए 2 है, 2 है, 2 है। ऐसे ही आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 22, 23, 24 भी ऐसे लिख सकते हैं। 23 भी देखिए 23 हो ही गया है। 32 तो होगा नहीं। तो जिसके इकाई यानी दाएं के स्थान पर 2 2 इस तरह आता है, 1 से लेकर 100 तक गिनती आप काउंट करते हैं तो उनकी संख्या 10 बार आएगी। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो आपको मौखिक मैथ में याद करने पड़ते हैं। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। यानी कोई कहेगा 1 से लेकर 100 तक आप गिनती लिखते हैं तो 3 कितना बार आएगा, दाएं के स्थान पे आप दैट जवाब दीजिएगा 10 बार और आगे बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग को 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहली 8 अभाज्य संख्या लिखिए। तो पहली 8 यानी 8 वो अभाज्य संख्या लिखना है और उन सभी को जोड़कर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। तो आप लिख सकते हैं पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 लिखिए। 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी को आप जोड़िएगा तो आएगा 77। 2 3 5 7 11 17 13 19 के अंकों का यानी सभी को जोड़ते आया 17, यानी इन सबको जब आप जोड़िएगा, ये सभी को जोड़िएगा 77। उनके कह रहा है कि पहली 8 अभाज्य संख्याओं के अंकों को हम 7 से विभाजित करेंगे। अब इन 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 आएगा।
तो कह रहा है 7 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, या तो ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी वाला आएगा। यानी पहली 8 अभाज्य संख्याओं के अंकों का योग 77, 77 को 7 से भाग देंगे 11 बार में कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27, 48, 276 और 368 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपसे लसव पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया है 27 दे दिया है, 48 है, 276 है और 368 है। एलसीएम आपके सामने लिखा गया, कह रहा है कि 9, 8, 5, 5। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 99, 27 है, ऑप्शन डी 99, 88 है और ऑप्शन डी 99, 36 है। कौन सा ऑप्शन होगा? आइए, सबसे बेस्ट तरीका, पेपर में ऐसे बड़े बड़े डाटा देकर आपसे एलसीएम पूछे जाएंगे, तो पेपर में आप एलसीएम मेथड से निकालेगा तो निकालते ही रह जाएंगे, आप पीछे चल जाएंगे। लेकिन स्मार्ट तरीका बताते हैं कि कैसे एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो संख्या एलसीएम दिया जाएगा तो एलसीएम इससे बड़ा होगा, और जो एलसीएम आएगा इन सबका वो मल्टीपल होगा, यानी फैक्टर होगा। जो एलसीएम आएगा इन सभी से वो एलसीएम कटना चाहिए, ये एलसीएम का नियम होता है। तो देखिए, अगर इसको हम तोड़ेंगे 27 को तो 9 × 3 में टूटेगा, 9 3 27। इससे हमको ये पता चला कि जो इसका एलसीएम आएगा वो 9 से कटना चाहिए। इसका जो एलसीएम आएगा, इन 27 का फैक्टर के तो 9 × 3, तो जिसका एलसीएम आएगा वो 9 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले ये ऑप्शन देखिए कौन 9 से कट रहा है, तो देखिए 9 9 7 2 9, और 9 के कटने का नियम कहता है जिसके अंकों का योग 9 से कट जाता है वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए 9 9 7 2 9, ये तो कट जा रहा है। 5 5 10, यहाँ पे देखिए 5 5 10 8 18, 18 9, ये भी कट जा रहा है। 8 9 9 कट के 8 16, ये नहीं कट रहा है, तो इस रेस से ये बाहर हो गया, ये वाला आंसर कभी नहीं आएगा क्योंकि 9 से पूरा तरह नहीं कट रहा है। इसको देखेंगे, ये भी 9 से कट जा रहा है। अब ध्यान देखिए दूसरा स्टेप, 48 को आप विभाजित करेंगे तो इसको 2 × 24 लिख सकते हैं। 24 दूना 48, या आप ऐसे समझिए 48 क्या 2 से कटेगा, तो कहेंगे हाँ सर 48 2 से कटेगा। 2 की विभाज्यता का नियम जिसके अंतिम में 2 4 6 8 या सिंगल जीरो रहे वो संख्या 2 से कट जाता है। अगर 48 2 से कट रहा है तो ऑप्शन भी जो होगा, जो एलसीएम है वो अभी 2 से कटना चाहिए। तो बताइए क्या ये 2 से कटेगा? 2 के विभाज्यता जिसके अंतिम अंक विषम नहीं हो वो 2 से कटे, ये तो 2 से नहीं कटेगा, यह भी 2 से नहीं कटेगा। एकमात्र आंसर बच गया 99 36, यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो एलसीएम आप ऐसे आंसर से, यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन को निगलेक्ट करके आप एलसीएम निकालेंगे तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे तोड़ कर देखा कि 27 में 9 शामिल है तो 9 से कटना चाहिए, एक आंसर बाहर हो गया, 2 बच गया। हमने फिर ध्यान दिया कि 48 में जो है 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 48 में 2 कहीं कहीं आता है, तो जो हमारा आंसर भी आएगा उसमें भी 2 आना चाहिए, यानी उसका फैक्टर भी 2 आएगा। तो इसमें तो 5 है, इसमें तो 7 है, इसमें 2 आइबे नहीं किया, यानी 2 से दोनों कटबे नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन डी ही कटा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आंसर देख लेते हैं किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन 99 36, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप एलसीएम निकालना सीखे होंगे। देख रहे हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। कह रहा है कि 1.1 प्लस 1.001 प्लस 10.01 प्लस 11.11। इसके ऑप्शन भी देखिए, मैं लिख देता हूँ 23.221, फिर लिखा है कि 3.124, 23.14 और 4.213। ये बिल्कुल आसान है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले दशमलव के पहले वाले जो अंक है उनको जोड़िए। देखिए 11 10 जोड़ेंगे 21 21 1 22 1 23, यानी कि जो भी आंसर आएगा दशमलव के पहले 23 आना चाहिए। इसमें 23 से नहीं आंसर नहीं, इससे 23 से नहीं। अब देखिए 23 या तो ये है या तो ये, इन दोनों में कौन आंसर होगा। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको ये नजर डालना है कि अधिकतम कितने स्थान पर दशमलव लगा है क्वेश्चन में। तो देखिए अधिकतम 3 स्थान, देखिए अधिकतम 3 स्थान पर दशमलव लगा है, दशमलव
1 2 3, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी अधिकतम 3 स्थान पे दशमलव लगा होना चाहिए। है तो द्वितीय स्थान पे लगा है, ई ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23.221। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a प्लस 1/1 बराबर 4 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत चर्चित है, कई बार पूछे जाते हैं, तो आप बना लीजिए। a का मान 4 है तो कह रहा है क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना होगा। इसको पूरा डिटेल से लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह फार्मूला लगता है, लेकिन फार्मूला से नहीं लगाए क्योंकि डायरेक्ट आप आंसर बताइए। आप देखिए ये स्क्वायर पूछा है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर वाला में हमेशा ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, अगर सेम चिन्ह रहेगा तो आपको माइनस करना है। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे तो हमेशा 2 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर वाले में अलजेब्रा का जब भी प्रश्न इस तरह का आएगा तो 4 का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर, अब प्लस प्लस सेम है तो माइनस कर दीजिए, 2 कम कर दीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 में से 2 कम कर देंगे 14। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 14 ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेशन है मजा आया होगा आपको करने के लिए। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन टारगेट मिशन है रेलवे ग्रुप डी में 25 में 25 मैथ करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।